नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण कुशवाहा आज आपके लिए जो लेकर आए हैं चर्चा का जो हमारा विषय है, और वो विषय आज का हमारा है टीनिया सोलियम। आपके जो टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम में और रियलिटी के एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अक्सर यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं टीनिया सोलियम। और ये जो आपको कलर स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा तो उसका कारण हमने आपको बताया कि जो कारण मुख्य कारण है वो कारण ये है कि जो नोट्स बनाते समय कलर जो हमने लिया था वो थोड़ा सा कलर ऐसा था, ब्लू था, स्काई ब्लू, इसलिए। तो बात करते हैं टीनिया की। टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम। तो टीनिया सोलियम है क्या और ये कहाँ पाया जाता है, क्या काम होता है? तो हम आपको बता दें, इसको सिस्टोड्स आर कॉमनली नोन एज द टेप वर्म। ध्यान रखिएगा किसके अंतर्गत आता है, सिस्टोड्स के अंतर्गत आता है। तो ये भी लिख लेंगे। जब हमने क्लासिफिकेशन कराया था सिस्टोड्स कॉमनली नोन एज टेप वर्म। जो सिस्टोड्स होते हैं, हमने जब आपको क्लासिफिकेशन कराया था या जब वर्गीकरण कराया था तो आपने ये देखा था कि जो सिस्टोड्स के अंतर्गत क्या रहते हैं, टीनिया सोलियम। तो ये पूछ लेता है कि जो टीनिया सोलियम आता है वो किसके अंतर्गत आता है। तो आपको वहां क्या टिक करना है, तो वहां आपको टिक करना है सिस्टोडा। क्या करना है, सिस्टोडा। क्लास 3rd था सिस्टोडा, और जिसके अंदर टेप वर्म आता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। दूसरा पॉर्क टेप वर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉर्क टेप वर्म, क्लास सिस्टोडा के अंतर्गत आता है। अब इसकी बात करते हैं कि जो हैबिट एंड हैबिटाट, हैबिट एंड हैबिटाट का मतलब होता है वास स्थान। तो ये पैरासाइट होता है। पैरासाइट का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं परजीवी। कैसा होता है, परजीवी होता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये छोटी आंत का पैरासाइट होता है या छोटी आंत का परजीवी होता है। और किसकी छोटी आंत में पाया जाता है, तो ये प्रायः मनुष्य की छोटी आंत में देखने को मिलता है। ह्यूमन बींग्स की छोटी आंत में ये देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं उसके आगे कि इसकी बॉडी की अगर बात करें कि इसकी बॉडी कैसी होती है और क्या किस में बटी होती है, तो हम आपको बता दें कि इसकी बॉडी प्रायः 3 भागों में बटी रहती है। पहला भाग हमारा हेड कहलाता है, दूसरा भाग नेक कहलाता है, तीसरा भाग ट्रंक कहलाता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि टीनिया सोलियम की जो बॉडी होती है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो टीनिया सोलियम की जो बॉडी होती है वो प्रायः 3 भागों में डिवाइड होती है, हेड, नेक, ट्रंक। तो या तो आपको पूछ देगा 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, तो आपको 3 करना है। एक तो ये पूछ देगा, या नाम भी दिया रहता है वो भी आपको पूछ देगा। जो इसका ट्रंक भाग होता है, अब हम बात करते हैं ट्रंक भाग की। इसकी बात करते हैं ट्रंक भाग की। तो ट्रंक भाग के इसमें 3 भाग होते हैं, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्रंक भाग में 3 भाग होते हैं। वो 3 भाग कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। तो पहले आता है इमैच्योर। इमैच्योर का मतलब होता है जो शुरुआत में बन रहा हो। इमैच्योर प्रोग्लॉटिड्स बोलते हैं। इसमें 1 मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखने को। तो ये इमैच्योर में आपको क्या समझ में आया, तो ये क्वेश्चन यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से आएगा, पूछ देता है इमैच्योर प्रोग्लॉटिड्स में पाया जाता है तो 1 मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, केवल इमैच्योर प्रोग्लॉटिड्स में केवल नर जनन अंग ही होता है, मादा जनन अंग नहीं होता है। इमैच्योर के बाद जो मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स होता है, अर्थात जो पूर्ण रूप से परिपक्व हो चुका होता है, उसमें बोथ देखने को मिलते हैं, अर्थात मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम उस भाग में देखने को मिलते हैं। किसमें, मैच्योर में। तीसरा आता है ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स। ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स क्या होता है, ओनली इसमें फर्टिलाइज एग पाए जाते हैं, अर्थात इनमें निषेचित अंडे पाए जाते हैं। किसमें, ग्रेविड जो प्रोग्लॉटिड्स होता है इसमें केवल फर्टिलाइज एग पाए जाते हैं, मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रायः दिखाई नहीं देते हैं। तो ये तीनों के तीनों आपसे एग्जाम में पूछ लेता है किसमें क्या पाया जाता है, किसमें क्या होता है। तो ये तीनों को आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब चलते हैं इसके मार्फोलॉजी पर। मार्फोलॉजी आप देख रहे होंगे, ये मार्फोलॉजी
मार्फोलॉजी का मतलब हिंदी होती है आकार की, तो आकार की पर नजर डालेंगे तो ये इसका हेड है, ध्यान रखिएगा, ये इसका हेड है, ये इसका नेक पार्ट है और ये इसका दूरस्थ हिस्सा है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब आता है एक क्वेश्चन आता है स्यूडोमेटामेरिज्म, ये ध्यान रखिएगा, पूछ देता है स्यूडोमेटामेरिज्म किस में देखने को मिलती है, तो स्यूडोमेटामेरिज्म प्राय टेनिया सोलियम में देखने को मिलती है। किस में देखने को मिलती है, तो टेनिया सोलियम में मेटामेरिज्म देखने को मिलती है। इसका मतलब क्या होता है, इज फॉल्स सेगमेंटेशन, ये क्या होता है, फॉल्स सेगमेंटेशन होता है, यानी झूठ मूठ के खंड होते हैं। इन विच ईच सेगमेंट हैज कंप्लीट ऑर्गन्स, प्रत्येक खंड में कंप्लीट होता है, चूंकि उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी दिखाई देते हैं, उसमें पाचन तंत्र भी होता है, उसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम भी होता है, अर्थात पूरा का पूरा तंत्र एक खंड में, प्रत्येक खंड में होता है। देयर इज नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम, सेगमेंट कॉल्ड प्रोग्लॉटिड्स, इसके प्रत्येक खंड को प्रोग्लॉटिड्स बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रोग्लॉटिड्स किस में देखने को मिलते हैं, तो टीनिया सोलियम में देखने को मिलते हैं। एक ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है, एपोलाइसिस, ध्यान रखिएगा, एपोलाइसिस जो है आपको प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलेगा, लगभग हर एग्जाम में एपोलाइसिस से क्वेश्चन बनता है। एपोलाइसिस होती क्या है, तो इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। होता क्या है, डिटैचमेंट ऑफ द ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स, जो ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स का डिअटैचमेंट होता है, यानी अलग होना होता है, उसे ध्यान रखिएगा, जो प्रोग्लॉटिड्स होता है वो जो अलग होता है, यानी शरीर से अलग हटता है, तो उसे हम एपोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपोलाइसिस। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स, तो यहाँ डिअटैचमेंट के समय अगर सही शब्द लिखेंगे तो सेपरेशन लिख लीजिएगा। क्या लिख लीजिएगा, सेपरेशन। तो सेपरेशन जब होता है प्रोग्लॉटिड्स का, इसके शरीर से टूटना या विखंडित होना या टूटकर अलग होना, तो उसी को एपोलाइसिस कहते हैं। तो ये क्वेश्चन 110% आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इसके बात करते हैं, इसके बाद हेड की। तो हेड पे जो सकर्स की संख्या होती है, तो एक तो ये क्वेश्चन पूछता है कि हेड में सकर्स की संख्या कितनी होती है, अर्थात इसमें जो चूसक पाए जाते हैं उन चूसक्स की संख्या कितनी होती है। तो इनमें चूसक्स की जो संख्या होती है वो 4 होती है। कितनी होती है, प्राय 4 होती है, ध्यान रखिएगा, कितनी होती है, 4। कौन कौन सी, देखिए 1, 2, 3 और एक ये बीच में होती है। और इसमें हुक्स पाए जाते हैं, मध्य वाले में क्या पाए जाते हैं, हुक, रोस्टेलम, इसका जो मध्य का भाग होता है रोस्टेलम कहलाता है। और हुक्स की संख्या कितनी होती है, 28 से 32 होती है। कितने सकर्स या चूसक पाए जाते हैं, तो 4, संख्या में कितनी होती है, 4। हम आपको फिर बता दें कि जो भी मटेरियल दिया जा रहा है वो आपको सिलेक्टेड दिया जा रहा है, एग्जाम ओरिएंटेड है। आपको इस बेस पर दिया जा रहा है कि क्वेश्चन एग्जाम में फंसे और आप कोई एक्स्ट्रा चीज भी ना पढ़ें, क्योंकि आपका जो सिलेबस है एलटी का वो काफी बड़ा सिलेबस है और टीजीटी पीजीटी का बहुत बड़ा सिलेबस है। और आप करते क्या है कि बुक उठाते हैं और पूरी बुक को पढ़ना शुरू कर देते हैं। जब आप पूरी बुक पढ़ते हैं तो वो आप समझते हैं कि प्रॉब्लम क्रिएट होगी अगर आप पूरी बुक पढ़ेंगे, और तो उसमें चीजें आएंगी, दिमाग में जाएंगी। इसलिए आपको कहा जाता है कि आप अपने नोट्स बनाएं और उन्हीं नोट्स का बार बार रिवीजन करें। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा हेड भाग। अब आता है इनकी बॉडी वॉल की बात करते हैं। इनकी बॉडी वॉल अर्थात देह भित्ति, बॉडी वॉल को क्या बोलते हैं, देह भित्ति के नाम से जानते हैं। देह भित्ति क्या होती है, एपिडर्मिस इनमें एब्सेंट होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ देता है एपिडर्मिस के बारे में। तो टीनिया सोलियम में एपिडर्मिस एब्सेंट होती है। इनमें थिक क्यूटिकल पाई जाती है, ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होती है, थिक क्यूटिकल पाई जाती है। और ये जो थिक क्यूटिकल होती है, कोमेडियल लेयर पाई जाती है, इसमें होमोजीनस लेयर पाई जाती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो ये सब इतनी लेयर्स एग्जाम में फिलहाल नहीं पूछते, वो आपको समझाने के लिए है, अपना लिख लीजिएगा नोट्स में। इसके अलावा इसमें मसल लेयर्स होती है। मसल्स लेयर्स में 3 प्रकार की मसल्स पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है, पूछ देता कौन कौन सी। तो सर्कुलर मसल्स पाई जाती है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पाई जाती है, और कैसी पाई जाती है, ऑब्लिक मसल पाई जाती है।
कैसी मसल पाई जाती है? ऑब्लिक मसल पाई जाती है। इसके अलावा इसमें ऑब्लिक मसल पाई जाती है और सबसे नीचे पैरेन्काइमा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पैरेन्काइमा। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब अगर बात करेंगे इसकी फिजियोलॉजी की, कार्यकी की फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में क्या आता है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम आता है। तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीटली एब्सेंट होता है। क्या होता है? अनुपस्थित होता है। क्यों? क्योंकि ये डाइजेस्टिव भोजन को ही हमारी बॉडी से लेता है और डाइजेस्टिव भोजन जब ये ले रहा होता है तो इसको फिर भोजन करने की या पचाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि जो हमारी बॉडी में भोजन पच रहा होता है उसी को ये ले लेता है, इसलिए आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब आते हैं एब्जॉर्प्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन बना है, ध्यान रखिएगा। एब्जॉर्प्शन थ्रू द बॉडी सरफेस। जो इसमें एब्जॉर्प्शन होता है वो एब्जॉर्प्शन प्राय बॉडी सरफेस के द्वारा होता है। इसमें कोई विशेष ऑर्गन्स नहीं होता है जो बॉडी को मतलब भोज्य पदार्थ को एब्जॉर्ब करे, तो वो बॉडी सरफेस से होता है। ये इसीलिए स्टार लगाया था, 100% इंपॉर्टेंट है। दिस टाइप न्यूट्रिशन नोन एज द ऑस्मोट्रॉफी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ऑस्मोट्रॉफी किसे कहते हैं, या पूछ सकता है कि जो बॉडी के द्वारा एब्जॉर्प्शन होता है या बॉडी से जो भोजन लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो ऑस्मोट्रॉफी बोलते हैं। और पूछ देता ऑस्मोट्रॉफी किस में देखने को मिलती है, तो टीनिया सोलियम अगर दिया है तो टिक करेंगे। अगर कोई भी जीव अपनी बॉडी के द्वारा भोजन को एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसे प्रायः हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोट्रॉफी के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके लिए। दूसरा, जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन का मतलब समझ रहे हैं? श्वसन। तो श्वसन कैसा होता है इसमें? श्वसन एनारोब्स होता है। एनारोब्स का मतलब हिंदी होगी अनाक्षी श्वसन होता है। अनाक्षी श्वसन होता है। अच्छा, अनाक्षी श्वसन का यहाँ क्यों है? क्योंकि ये बॉडी के अंदर पैरासाइट के रूप में पाया जा रहा है और वहां इसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, इसलिए इसमें अनाक्षी श्वसन होता है। दूसरा, अगर इसकी बात करें सर्कुलेशन की, इनमें जो सर्कुलेशन होता है, सर्कुलेशन या संचरण बोलते हैं, वो किसके होता है? तो थ्रू पैरेन्काइमा। इसकी पैरेन्काइमा के थ्रू होता है। तो पूछ सकता है कि टीनिया सोलियम में जो सर्कुलेशन होता है या संचरण होता है या भोज्य पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना होता है, वो किसके द्वारा होता है? तो विशेष संरचना नहीं पाई जाती, तो वो किसके द्वारा होती है? तो वो प्रायः होती है पैरेन्काइमा के द्वारा। किसके? पैरेन्काइमा के द्वारा। अच्छा, अब आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र का मतलब क्या होता है? जब जीव अपनी बॉडी से, भाई जब कोई चीज भोजन पाचन करेगा तो पाचन के बाद सिंपल सी बात है कि एक्सक्रीटरी भोज्य पदार्थ निकलेंगे, गंदे शरीर से पदार्थ निकलेंगे। तो ये गंदे जो पदार्थ निकलते हैं, जो एक्सक्रीटरी पदार्थ निकलते हैं, वो किसके द्वारा होते हैं? तो थ्रू फ्लेम सेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछ देते हैं कि जो वो निकलता है वो किसके द्वारा निकलता है? तो प्रायः फ्लेम सेल के द्वारा बाहर निकलता है। किसके द्वारा? फ्लेम सेल के द्वारा। अच्छा, अब आगे चलते हैं। जो एंटीरियर और पोस्टीरियर, एक्सक्रीटरी वाला एंटीरियर प्रोग्लॉटिड्स और पोस्टीरियर, यानी आगे वाले प्रोग्लॉटिड्स और पीछे वाले प्रोग्लॉटिड्स। तो आगे वाले जो एंटीरियर अग्रभाग के जो प्रोग्लॉटिड्स का मतलब समझा दिया है कि जो इसके खंड होते हैं उनको प्रोग्लॉटिड्स बोलते हैं। तो इसमें 2 पेयर लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी डक्ट होती हैं। जो एंटीरियर प्रोग्लॉटिड्स होती हैं उसमें क्या होता है? तो एंटीरियर प्रोग्लॉटिड्स में 2 पेयर लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी डक्ट होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो 1 पेयर डॉर्सल डक्ट होती है और 1 पेयर वेंट्रल डक्ट होती है। 2 लॉन्गिट्यूडनल डक्ट हुई, उनमें से एक डॉर्सल साइड पे पाई जाती है एक पेयर, और एक पेयर पाई जाती है वेंट्रल डक्ट। तो ये ध्यान रखिएगा। पोस्टीरियर जो प्रोग्लॉटिड्स होता है 1 पेयर लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी डक्ट होती है और 1 पेयर वेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल डक्ट होती है। ध्यान रखिएगा, 1 पेयर लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी डक्ट होती है, 1 पेयर वेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल डक्ट होती है।
इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, मेन एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या होता है इनका, यानी मुख्य उत्सर्जन पदार्थ क्या होता है या मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, तो फैटी एसिड होता है और कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें से जो फैटी एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड यही इसके मुख्य उत्सर्जन पदार्थ होते हैं। समझ गए होंगे आप। तो मेन एक्सक्रीटरी मटेरियल आपको समझ में आ गया होगा। और इस तरह से कभी कभी क्वेश्चन यहां से भी पूछ देता है मेन एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या है, तो इस तरह से क्वेश्चन भी आपसे पूछ देता है और फिर वहां कंफ्यूजन होता है। हम आपको बता दें कि बहुत सारे मित्र हैं जिनके 5 से 8 क्वेश्चन से पिछली बार टीजीटी और पीजीटी में चयन रुका। बस यही 5 से, देखिए जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं तो सबके 50 से लेकर 60 क्वेश्चन सही होते हैं। वो पढ़ रहा है तब भी सही होंगे, नहीं पढ़ रहा है तब भी सही हो जाएंगे। जिनके 30 से 40 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा सही हो गए, बस उन्हीं का चयन होता है। तो यही 30 से 40 क्वेश्चन मुख्य भूमिका निभाते हैं। बकाया 50 से 60 क्वेश्चन सबके सही होते हैं, तो चयन में आपके यही मुख्य भूमिका अदा करेंगे। तो ये कैसे होते हैं कि आते हुए क्वेश्चन क्यों गलत होते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती। हम लोग बुक में बहुत लेंदी चीजें पढ़ते हैं, तो इनको अपने हिसाब से आप नोट्स को मेंटेन करिएगा। तो मेन एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या है, फैटी एसिड और CO2 है। अच्छा, जो हमने जो फ्लेम सेल थी उसका पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये संरचना बनी हुई है। तो ये वाला जो आगे वाला ये भाग है, इसको एंटीरियर प्रोग्लॉटिड्स वाला भाग है, और ये यहाँ से यहाँ तक पोस्टीरियर प्रोग्लॉटिड्स का भाग है। ये एक्सक्रीटरी पोर है, ये एक्सक्रीटरी वेसल्स है, और ये फ्लेम सेल है। ये क्या है, फ्लेम सेल। तो ये संरचना हमें दिखाई देती है, मगर ये इतना आपसे नहीं पूछना है। केवल वो यहाँ ये पूछेगा कि एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है, तो आपको सिर्फ आंसर देना है फ्लेम सेल। बस यहीं तक क्वेश्चन बनाता है। बकाया एंटीरियर प्रोग्लॉटिड्स और पोस्टीरियर प्रोग्लॉटिड्स, अब कोई सटका हुआ व्यक्ति आ जाए तो पूछ सकता है कि एंटीरियर प्रोग्लॉटिड्स में कितने पेयर एक्सक्रीटरी डक्ट होती हैं, ये पूछ देगा। तो 2 पेयर लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी डक्ट होती हैं। अगर पूछ देगा पोस्टीरियर प्रोग्लॉटिड्स में कितनी एक्सक्रीटरी डक्ट्स होती हैं, तो 1 पेयर लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी डक्ट्स होती हैं। इसको भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ 1 पेयर है और यहाँ 2 पेयर है। इस 2 को ध्यान रखिए। पोस्टीरियर में 1 पेयर और एंटीरियर में 2 पेयर। इनको बस ध्यान में रखना है। बकाया आपको बहुत इतना डीपली नहीं पूछेगा। अच्छा, अब आता है नर्वस सिस्टम। इनका तंत्रिका तंत्र कैसा होता है, तो हम आपको बता दें इनमें जो नर्वस सिस्टम होता है, तो सेरेब्रल रिंग पाई जाती है। इस तरह से एक रिंग का मतलब तो समझते हैं, जैसे ये सेरेब्रल रिंग पाई जाती है स्कोलेक्स रीजन में। कहाँ पाई जाती है, स्कोलेक्स रीजन में। ध्यान रखिए, सेरेब्रल रिंग्स होती है स्कोलेक्स रीजन। 3 पेयर पोस्टीरियर, ध्यान रखिएगा, 3 पेयर पोस्टीरियर नर्व्स पाई जाती हैं। 1 पेयर डॉर्सल लॉन्गिट्यूडनल नर्व पाई जाती हैं। 1 पेयर वेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल नर्व पाई जाती हैं। 1 पेयर लेटरल लॉन्गिट्यूडनल नर्व पाई जाती हैं। बात समझ में आ गया। मतलब कितनी हो गई, 1 2 3, तो 3 पेयर्स पाई जाती हैं। 1 पेयर डॉर्सल लॉन्गिट्यूडनल नर्व सब में कॉमन है, ये चीज ध्यान रखिएगा। बस इतना है। डॉर्सल वेंट्रल लेटरल, बस इतना ध्यान रखिएगा। डॉर्सल वेंट्रल लेटरल, तो 1 पेयर डॉर्सल लॉन्गिट्यूडनल नर्व, 1 पेयर वेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल नर्व और 1 पेयर लेटरल लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स। ये नर्व्स देखने को मिलती हैं। अगर आप बात करेंगे इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, अगर अब इनके हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की या जनन अंग की बात करते हैं, तो क्या होता है, मोनोसियस होते हैं। कैसे होते हैं, मोनोसियस का मतलब होता है मेल फीमेल दोनों एक में ही देखने को मिलते हैं। तो सिंपल सी बात है, मेल फीमेल तो एक में होते हैं, क्योंकि इसके प्रोग्लॉटिड्स में जो ये खंड होता है उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से भी होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से भी होता है। अर्थात दोनों के दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। अच्छा, अब आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या आता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब हुआ नर जनन तंत्र। हिंदी में क्या बोलेंगे, नर जनन
तंत्र। ये हो गया हमारा नर जनन तंत्र। ये नर जनन तंत्र क्या होता है, एक तो ये बड़ी बात आ गई। तो इसमें संरचनाएं पूछ लेता है, तो टेस्टिस पाया जाता है, वास इफ्रेंसिस पाया जाता है, इसके अलावा सिरस या पेनिस पाया जाता है। बस ये संरचनाएं यहाँ देखने को मिलती हैं। अच्छा, अब आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम में क्या पाया जाता है, या मादा जनन में ओवरी पाई जाती है, ओविडक्ट पाया जाता है, सेमिनल रिसेप्टेबल पाया जाता है, वेजिना पाई जाती है, ऊ टाइप पाया जाता है, यूट्रस, मेलिस ग्लैंड, इसको भी ध्यान रखना, मेलिस ग्लैंड यहाँ है। इसके अलावा और कौन सी ग्लैंड पाई जा रही है, वेटेलाइन ग्लैंड पाई जाती है, यह पूछ सकता है वेटेलाइन ग्लैंड, और जिनाइटल आर्ट्रियम पाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसमें ओवेरियन ब्रिज भी पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछ देता है ओवेरियन या ओवेरी में जो ब्रिज होता है, क्या होता है, ब्रिज, ब्रिज वो किस में उपस्थित रहता है, तो ओवेरियन ब्रिज प्राय हमें किस में देखने को मिलता है, ओवेरियन ब्रिज प्राय टीनिया सोलियम में हमें देखने को मिलता है, इसलिए टीनिया सोलियम ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। दूसरा कपुलेशन एंड, बात आती है कपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन की, क्या आती है, कपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। कपुलेशन और फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कपुलेशन का मतलब हुआ मैथुन और फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन। तो इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, कैसा होता है, क्रॉस। आप कहेंगे सर क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहाँ से हो गया, तो इसमें एक और समस्या भी होती है। क्यों, एक पॉइंट हमने शायद नहीं दिखाया होगा मगर देख लीजिएगा, ये प्रोट्रेंडस होते हैं, प्रोट्रेंडस कैसे होते हैं, प्रोट्रेंडस, प्रोट्रेंडस का मतलब स्पर्म पहले मैच्योर हो जाते हैं, इसलिए ऐसा होता है। क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा फर्टिलाइजेशन दिखाई दे रहा है, इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। अच्छा, अब ये इनका डेवलपमेंट देख लेते हैं। तो पहले जाइगोट बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद, फिर इसमें वेटेलाइन सेल बनती है और एम्ब्रियोनिक सेल बनती है जब डिवीजन होता है, क्लीवेज। वेटेलाइन सेल में फिर क्लीवेज के जो क्लीवेज हुआ तो वेटेलाइन जो सेल बनी उसमें क्या होता है, माइक्रोमियर और माइक्रोमियर सेल्स बनती हैं, छोटी कोशिकाएं और बड़ी कोशिकाएं बनती हैं। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या बनता है, हेक्साकैंथ लार्वा बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, हम जहां इंपॉर्टेंट लगा दें समझ लो क्वेश्चन बना। पूछ देता है हेक्साकैंथ लार्वा किस में पाया जाता है, तो टीनिया सोलियम में हेक्साकैंथ लार्वा पाया जाता है। या पूछ देता है ओनकोफोर लार्वा किस में देखने को मिलता है, तो ओनकोफोर लार्वा भी हमें किस में देखने को मिलता है, तो ओनकोफोर लार्वा भी हमें टीनिया में देखने को मिलता है। ओनकोफोर हेक्साकैंथ एक ही है। इसके अलावा ये फ्री हेक्साकैंथ है इन इंटेस्टाइन इन पिग, ये क्या होता है, ये फ्री हेक्साकैंथ होता है, पिग की इंटेस्टाइन में पाया जाता है। इसके अलावा इंटर इन ब्लड सर्कुलेशन, ये ब्लड सर्कुलेशन में जैसे प्रवेश करता है तो रीचेज इन वॉलेंट्री मसल्स डेवलप इन सिस्टिसार्कस लार्वा। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकता है, वॉलेंट्री मसल्स में कौन सा लार्वा पाया जाता है, तो सिस्टिसार्कस लार्वा पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, सिस्टिसार्कस लार्वा हमें वॉलेंट्री मसल्स में देखने को मिलता है। कौन सा लार्वा, सिस्टिसार्कस अथवा ब्लैडर वर्म, सिस्टिसार्कस अथवा ब्लैडर वर्म लार्वा हमें यहाँ देखने को मिलता है। ये लार्वा का चित्र बना हुआ है आपका, ब्लैडर वर्म, ये इसका हेड है, अंदर धसा रहता है, ये ब्लैडर वर्म लार्वा है, ये वाला ध्यान रखिएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, सिस्टिसार्कस पूछेगा या ब्लैडर वर्म, सिस्टिसार्कस का दूसरा नाम ब्लैडर वर्म है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है, जैसे हेक्साकैंथ का दूसरा नाम क्या है, ओनकोफोर। इसी प्रकार क्या है, सिस्टिसार्कस लार्वा का दूसरा नाम क्या है, ब्लैडर वर्म है। दूसरा, ये जो लार्वा है ये इन्फेक्टिव प्राइमरी होस्ट, किसको इन्फेक्ट करता है, प्राइमरी होस्ट को, अर्थात प्राइमरी होस्ट कौन है इसका, मैन। पूछ सकता है, टीनिया सोलियम का प्राथमिक पोषक क्या है, मैन। थ्रो मैस्ली पॉर्क इन्फेक्टेड पिग मीट, जो लोग सुअर का मांस खाते हैं और अधपका मांस खाते हैं, कैसा खाते हैं, अधपका, तो ये क्या करता है कि ये सुअर की मसल्स में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन बना है कि सुअर की मसल्स में कौन सा
मतलब लार्वा पाया जाता है। तो सिस्टिस सार्कस या ब्लैडर वर्म लार्वा देखने को मिलता है। और ये कैसे पहुंचता है? जो लोग सुअर का भक्षण करते हैं या खाते हैं उसके मांस को, तो उसमें ये क्या करता है, अधपका जो मांस खाते हैं उसमें ये पहुंच जाता है और उसके बाद ये मैच्योर लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है और बाद में ये वृद्धि करके नए टीनिया सोलियम को जन्म देता है। तो मुझे लगता है पूरा का पूरा जो टीनिया सोलियम का जो महत्वपूर्ण हिस्सा था, मैं ये नहीं कहूंगा कि टीनिया सोलियम हमने बिल्कुल एक तरफ से आपको पढ़ा, नहीं, हमने टीनिया सोलियम का जो महत्वपूर्ण हिस्सा था जहां से क्वेश्चन बनता है वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको हमने सॉल्व करा दिए हैं। अच्छा, टीनिया सोलियम का थोड़ा सा हिस्सा भी देख लीजिएगा। एक हिस्सा आता है अगर पूछ देता है टीनिया सोलियम के बारे में तो इससे रोग पूछ देता है। तो कौन सा रोग होता है? टीनियासिस रोग होता है। कौन सा होता है? टीनियासिस रोग होता है। कौन सा होता है? टीनियासिस रोग होता है इसके द्वारा। और इसमें एब्डोमिनल पेन होता है। ध्यान रखिएगा क्या होता है? एब्डोमिनल पेन होता है। और ध्यान ये भी पूछ देगा इसका कौन सा लार्वा सबसे ज्यादा मतलब डेंजरस होता है टीनियासिस में? तो सिस्टिस जो सार्कोसिस इज मोर, अच्छा ध्यान रखिएगा, सिस्टिस सार्कोसिस, सिस्टिस सार्कस लार्वा बहुत डेंजर होता है, इसका खतरनाक होता है। और टीनियासिस से ज्यादा खतरनाक इसकी एक अवस्था होती है सिस्टी सार्कोसिस। जो सिस्टी सार्कोसिस होता है वो टीनियासिस से भी ज्यादा खतरनाक होता है या इससे ज्यादा भयानक बोल सकते हैं या ज्यादा मतलब आतताई होता है, नुकसान पहुंचाने वाला होता है। इसको भी ध्यान में आप रखेंगे। अब हम बात करते हैं इसके बाद इसकी दो जातियां हैं जिनका हम अध्ययन करते हैं, दोनों को ध्यान में रखेंगे और कभी कभी दोनों के बारे में पूछ देते हैं। तो एक पूछ देता है टीनिया सोलियम, यहां लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं आपको, टीनिया सोलियम मान लो पूछ दे तो इसके द्वारा क्या होता है? पॉर्क टेप वर्म होता है। पॉर्क टेप, इसको पॉर्क टेप वर्म बोलते हैं, सॉरी पॉर्क टेप वर्म बोलते हैं। और दूसरा होता है सिग्नाटा, टीनिया सिग्नाटा, ये बता दिया था हमने, फिर हमें भी लगा नहीं बताया है। इसको बीफ टेप वर्म बोलते हैं, बीफ टेप वर्म बोलते हैं। तो नाम दोनों के याद रखिएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं राउंड वर्म की। नया चैप्टर स्टार्ट होता है राउंड वर्म। राउंड वर्म होता क्या है? राउंड वर्म तो निमैटोहेलमिन्थीज जो होता है उसे राउंड वर्म के नाम से जानते हैं। किसको? निमैटोहेलमिन्थीज को प्रायः हम राउंड वर्म के नाम से जानते हैं, निमैटोहेलमिन्थीज को। दूसरा, जब हम बात करते हैं निमैटोहेलमिन्थीज की तो इसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स अगर देख लें तो शायद हमें चीजें ज्यादा सरलता लगेंगी। तो निमैटोहेलमिन्थीज जो होता है ये निमैटोडा या राउंड वर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो जनरल कैरेक्टर में देख लेते हैं पहले हैबिट एंड हैबिटाट। ये मोस्टली पैरासाइट होते हैं। कैसे होते हैं? परजीवी। ये ज्यादातर कैसे होते हैं? तो ज्यादातर ये प्राय परजीवी होते हैं, अर्थात दूसरे जीवों के अंदर देखने को मिलते हैं। फ्यू फ्री लिविंग होते हैं। कुछ कैसे होते हैं? फ्री लिविंग होते हैं, अर्थात स्वतंत्र होते हैं। एंड एक्वाटिक होते हैं। कैसे होते हैं? ध्यान रखिएगा, कुछ फ्री लिविंग, हम वर्ड पे ध्यान रखिएगा, मोस्टली ज्यादातर परजीवी होते हैं जो दूसरे जीवों के अंदर रहते हैं। मगर यहां लिखा फ्यू फ्री लिविंग, कुछ जातियां फ्री लिविंग होती हैं और एक्वाटिक होती हैं। सो बिगिनिंग ऑफ ट्यूब विद इन ट्यूब प्लांट, ये ध्यान रखिएगा, हो सकता है ट्यूब विद इन ट्यूब प्लांट किस में देखने को मिलता है? तो ये निमैटोहेलमिन्थीज में भी ट्यूब विद इन ट्यूब प्लांट देखने को मिलता है। इनमें सिमेट्रिक किस प्रकार की सिमेट्रिकल दिखाते हैं? तो लेटरली सिमेट्रिकल दिखाते हैं। बॉडी लॉन्ग कैसी होती है? लॉन्ग होती है, इलोंगेटेड होती है यानी लंबी होती है, इलोंगेटेड लंबवत होती है, राउंड होती है, लाइक विद टैपरिंग। क्या होती है? टैपरिंग होती है। अर्थात क्या होता है? टैपरिंग का मतलब होता है नीचे मतलब हल्का सा चपटापन लिए रहती है।
इनकी अगर बॉडी वॉल की बात करें अर्थात इनके देहभित्ति की बात करें तो इनकी जो बॉडी वॉल होती है विथ आउटर थिक क्यूटिकल, इनकी बॉडी वॉल पर सबसे बाहर थिक यानी मोटी क्यूटिकल देखने को मिलती है या क्यूटिकल का मोटा आवरण इन पर देखने को मिलता है। दूसरा, एपिडर्मिस बिलो क्यूटिकल इज सिंकाइटियल या एसेप्टेड मल्टीन्यूक्लिएट। वेरी वेरी स्टार का मतलब समझ लीजिएगा कि 100% इंपॉर्टेंट है, पूछता है, बना हुआ क्वेश्चन है। सिंकाइटियल जो एपिडर्मिस क्यूटिकल होती है वो किस में देखने को मिलती है? तो सिंकाइटियल जो एपिडर्मिस बिलो जो क्यूटिकल होती है, एपिडर्मिस के नीचे जो मतलब क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस बिलो जो होती है क्यूटिकल के, वो कैसे होती है? सिंकाइटियल होती है, एसेप्टेट होती है, इसलिए ये मल्टी न्यूक्लिएट होती है। उसके अलावा इनकी बॉडी कैविटी भी पूछ लेता है कि स्यूडोसील किसमें कंडीशन देखने को मिलती है? झूठ मूठ की सीलोम किसमें देखने को मिलती है? तो झूठ मूठ की सीलोम हमें किसमें देखने को मिलती है? निमेटोहेलमिंथेस में। इट इज फिल्ड विथ स्यूडोसीलोमिक फ्लूइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है कि जो सीलोम होता है उसमें क्या भरा रहता है? तो स्यूडोसीलोम के अंदर जो भरने की बात करते हैं वो स्यूडोसीलोमिक फ्लूइड भरा रहता है। क्या भरा रहता है? स्यूडोसीलोमिक फ्लूइड भरा रहता है। अब इसके आगे चलते हैं। अगर हम फिजियोलॉजिकल प्रोसेस की बात करें, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, तो डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। सिंपल कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होता है? साधारण होता है, कंप्लीट होता है। एलिमेंट्री कैनाल बोथ माउथ एंड ओपनिंग डेवलप्ड, ध्यान रखिएगा, माउथ एंड ओपनिंग डेवलप रहती है। डाइजेशन ऑलमोस्ट एक्स्ट्रा सेलुलर इन द लूमेन, इसमें जो डाइजेशन होता है ऑलमोस्ट एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। कैसा होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। अगर रेस्पिरेशन की बात करें, श्वसन की बात करें, तो एनाएरोबिक होता है यानी अनाक्सीकृत। कैसा श्वसन पाया जाता है? अनाक्सीकृत श्वसन देखने को मिलता है। एरोबिक रेस्पिरेशन थ्रू बॉडी सरफेस, इसमें जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है यानी अनाक्षी जो श्वसन होता है, रेस्पिरेशन थ्रू बॉडी सरफेस इन फ्री लिविंग। फिर से सुनिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, फिर से क्लियर करें। एरोबिक एनारोबिक में जो पैरासाइट होते हैं उनमें अनाक्षीकृत श्वसन होता है। जो स्वतंत्र जीवी होते हैं अर्थात जो स्वतंत्र रहते हैं उनमें आक्सीकृत श्वसन होता है। कैसा होता है? आक्सीकृत श्वसन होता है। और जो आक्सीकृत श्वसन होता है वो प्रायः बॉडी सरफेस के द्वारा होता है, अर्थात इनकी जो सतह होती है या इनकी चमड़ी होती है उसके द्वारा होता है। दूसरा देख लेते हैं, इनमें नर्वस सिस्टम की बात कर लेते हैं। तंत्रिका तंत्र इज फॉर्म ऑफ सेरेब्रल रिंग, इनमें जो नर्वस सिस्टम होता है वो सेरेब्रल रिंग के रूप में होता है। और ये जो सेरेब्रल रिंग होती है यानी इस तरह की जो रिंग होती है वो मेड बाय ए पेयर ऑफ सेरेब्रल गैंग्लिया, वो किसकी बनी होती है? तो प्रायः वो बनी होती है सेरेब्रल गैंग्लिया की। किसकी बनी होती है? सेरेब्रल गैंग्लिया की। एंड अटैच्ड टू सेरेब्रल गैंग्लिया आर लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटरल नर्व्स। जो सेरेब्रल गैंग्लिया होती है उसमें जो नर्व्स पाई जाती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल यानी लंबवत और लेटरल नर्व्स पाई जाती हैं। इनर्वेटिंग डिफरेंट ऑर्गन्स थ्रू देयर ब्रांचिंग, क्या होता है? इनके ब्रांचिंग के आधार पर ये अंतर रहता है। इसके अलावा अगर सेंस ऑर्गन्स की बात करें तो सेंस ऑर्गन्स आर कीमो रिसेप्टर। कैसे होते हैं? कीमो रिसेप्टर। इनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? कीमो रिसेप्टर होते हैं। कीमो रिसेप्टर का मतलब रसायन संवेदी होते हैं। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होते हैं। ध्यान रखिएगा, कुछ शब्दों को ध्यान रखिएगा। एम्फिड्स एंड फास्मिड्स एंड टच एंड मतलब जो एम्फिड्स और फास्मिड्स होते हैं ये पूछता है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये पूछ देता है एम्फिड्स और जो फास्मिड्स होते हैं ये कैसे होते हैं? तो ये कीमो रिसेप्टर या ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं। इसके अलावा अगर जनन की बात करें कि निमेटोहेलमिंथेस में जनन कैसा पाया जाता है, तो इनमें जो सेक्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं यानी मेल और फीमेल जो होते हैं वो पृथक होते हैं। मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है।
फर्टिलाइजेशन मोस्टली इंटरनल होता है, इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो आंतरिक होता है, ध्यान रखिएगा। आफ्टर कपलेशन, मैथुन के बाद इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है बॉडी के अंदर होता है। अगर डेवलपमेंट की बात करें तो इनमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, अर्थात इनडायरेक्ट का मतलब जहां इनडायरेक्ट सब लगा हो समझ लीजिएगा कि इसमें लार्वा बन रहे हैं। अगर कोई कह दे कि इनका डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है तो समझ लीजिएगा उस पे लार्वा अनुपस्थित है या लार्वा नहीं बन रहे हैं। फाइलम जो है, फाइलम एस्केलहेल्मिन्थीस की बात करते हैं, फाइलम एस्केलहेल्मिन्थीस की बात करते हैं तो किसमें किसमें होता गया, तो रोटीफेरा, गैस्ट्रो ट्राइकामी, इसके अलावा कीनो, राइका, निमेटो, मार्फा और निमेटोडा, इनमें बांटा गया है। तो बस इतना ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, इसके निमेटो, मार्फा या निमेटोडा ही पढ़ना रहता है, बकाया इनका कोई मतलब नहीं, ना क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। एग्जाम्पल इसमें क्या क्या आते हैं, एस्केरिस आता है, बाउचेरिया आता है, एंट्रोबियस वर्मिकुलेरिस आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा। पूछ देता है पिन वर्म किसे बोलते हैं, क्या पूछता है, पिन वर्म किसे कहते हैं, पिन वर्म एंट्रोबियस वर्मिकुलेरिस को बोलते हैं पिन वर्म, ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आया है। इसके अलावा पूछ लेता है, ये जो नाम लिखे हैं वर्म के, ये ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है ग्वाइनी वर्म किसे बोलते हैं, ग्वाइनी वर्म या फेरी सार्पेंट किसे बोलते हैं, तो ड्रैकुनकुलस मेडिनेंसिस को बोलते हैं। इसके अलावा हुकवर्म या अमेरिकन मर्डरर किसे कहते हैं, हुकवर्म तो इंसाइक्लोस्टोमा डुडनेली को बोलते हैं, इंसाइक्लोस्टोमा डुडनेली को हुकवर्म या अमेरिकन मर्डरर बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। विपवर्म कई बार क्वेश्चन बना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ देता विपवर्म किसका नाम है, तो ट्राइक्यूरा का नाम है, ट्राइक्यूरा का जो नाम है वो विपवर्म है। आई वर्म पूछ देता है, आई वर्म किसे बोलते हैं, तो आई वर्म लोवा को आई वर्म के नाम से जानते हैं। आई वर्म किसको जानते हैं, तो लोवा को आई वर्म के नाम से प्राय जानते हैं। तो ये हमने आपको बताया, कल जो हमारी क्लास होगी वो एस्केरिस की होगी, क्योंकि हमने आपको बताया था कि दूसरी जगह हमारा ट्रांसफर होने की वजह से, जॉब ट्रांसफर होने की वजह से अब हम ऐसी जगह आ गए हैं जहां आपको संसाधन उतने मुहैया नहीं कर सकते, क्योंकि आप जो है रूम किराए पे लिया है, घर तो है नहीं, तो चीज़ें उतनी सुटेबल नहीं मिल पा रही हैं, और जल्दी ही कोशिश करेंगे चीज़ें आपको वही पुराने रूप में हमारे पिक्चर के साथ मिले। तो ये मतलब अपने समय से आपको लिए निकाल रहे हैं, चूँकि क्लियर भी हो, और चूँकि जो यहाँ मैटर मिल रहा है वो पॉइंट टू पॉइंट मिल रहा है। अगर आपको बहुत डिटेल पढ़ने का मन है तो फिर आप कोटपाल त्यागी की बुक से ये मैटर बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं, मगर हम आपसे कहेंगे कि अगर ज़्यादा डिटेल आप पढ़ेंगे तो मैटर इतना है कि सब कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इससे पहले आप बीएससी में और एमएससी में, इंटर में ये चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो अगर और थोड़ा सा डिटेल पढ़नी तो पढ़ लीजिएगा, बकाया बहुत बड़ा है। अगर पूरा का पूरा आपको टेप वर्म और अगर पढ़ाते तो कम से कम 2 दिन में टेप वर्म खत्म होता, क्योंकि जब उसका नर्वस सिस्टम में चलो तो एक एक नर्व्स के बारे में बताना पड़ता, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो वहाँ क्या है कि टाइम तो ज़्यादा टूटता मगर वो इम्पोर्टेंट नहीं होता। इसीलिए हम इसको इस तरह से इस रूप में आपको प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी ना छूटें और एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी फंसे। और हम आपको बता रहे हैं कि जैसे ही हम देखते हैं तो वैसे बता देते हैं आपको ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में फंसेगा कि नहीं फंसेगा, तो वो हम पहले बताते चलते हैं क्या इम्पोर्टेंट है क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। अभी थोड़ी देर में हमारा आपका डिस्कशन शुरू होगा, तो आप जितने भी मित्र हैं तो हमारे साथ लगें और डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें। तो इसी के साथ नमस्कार।